कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सितारा आज आकर्ष को अपनी तकलीफ़ बयां कर रही थी। उस दिन पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी और खूब सारा मेकअप किया था, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर कोई रौनक और कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ एक मायूसी थी। मैं बार बार अपनी माँ की तरफ देखती, वो भी ऊपर से नीचे मुझे अपनी ही नज़रों से पूरी तरह स्कैन करती। मुझे उनका रवैया बहुत अलग लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अब अगर मैंने फिर से कुछ कहा तो इस बार सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं मिलेगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। तभी मुझे बाहर से काफ़ी लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर आकर देखना चाहती थी कि हमारे घर कौन आया है, लेकिन डर था कहीं माँ को अच्छा ना लगे और वो मुझे किसी के सामने ही ना डांट दे, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर बाद ही मुझे बाहर बुलाया गया। बाहर 2 आदमी और उनके साथ एक औरत थी। मेरे बाहर जाते ही वो लोग मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में वापस आना चाहती थी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी। मैं चुपचाप उनके सामने खड़ी रही। तभी वो तीनों लोग खड़े हुए और जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें जाते देख मुझे थोड़ी राहत सी महसूस हुई, क्योंकि जब से मैं बाहर आई थी तब से उनकी नज़रें सिर्फ मुझ पर ही थी, खासकर उनके बीच बैठे आदमी की, जो मुझे ऊपर से नीचे कई बार घूर घूर कर देख चुका था। तभी उनमें से एक आदमी ने एक थैला मेरी माँ की तरफ बढ़ाया। मेरी माँ ने उस थैले में हाथ डालते हुए एक नोटों की गड्डी बाहर निकाली और अपने साथ खड़ी एक आदमी को दे दी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी माँ की बात सुनी तो बस हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे, बिना किसी रस्म और रिवाज के मेरी शादी हो चुकी थी। सामने खड़ा वो शख्स, जिसकी उम्र लगभग मुझसे 15-20 साल बड़ी होगी, उसी ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया। वो कोई और नहीं, मेरा पति ही था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपनी माँ को मना किया और वहाँ से अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर अपने साथ ले जाने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उससे अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने ज़ोर से उसके हाथ पर काट लिया और जल्दी से जाकर अपनी माँ के पीछे छुप गई। जब उस आदमी ने अपना हाथ मेरी माँ को दिखाया तो मेरी माँ ने मुझे अपने पीछे से खींचा और एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, शादी हो चुकी है तुम्हारी, इसलिए ढंग से रहना सीखो। चुपचाप इनके साथ जाओ और जैसा ये बोले वैसा करना। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। उनकी बात सुनकर उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने मेरी माँ नहीं, कोई गौर ही हो, जिसे मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मुझे मेरे पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। उन्होंने कभी मेरे आंखों में से एक आंसू नहीं आने दिया था और उस दिन मैं रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए वो आदमी अपने साथ घर से बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ आई वो औरत और वो आदमी और कोई नहीं, उसके माँ बाप ही थे। मुझे रोता हुआ देखकर वो लोग हंस रहे थे। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। शादी को लेकर हर लड़की बहुत से सपने देखती है और कहीं ना कहीं ये सपने उस उम्र से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सपना किसी बुरी हकीकत में बदल जाएगा। वो शख्स मुझे अपने घर ले आया था। घर नहीं, पूरी हवेली थी वो, जहाँ हर तरफ नौकर चाकर दिखाई दे रहे थे। कहीं और ना ले जाकर वो शख्स मुझे सीधा एक कमरे में ले गया और मेरे साथ, एक पत्नी अपने पति को अपना सब कुछ देती है, लेकिन प्यार से। बहुत दर्द होता है, लेकिन पति का प्यार उसे वो दर्द सहने की हिम्मत देता है। लेकिन जब उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो दर्द सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं होता, उसकी आत्मा तक तड़प जाती है। कहते हुए सितारा ने आकर्ष के हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लिए।
आकर्ष उसे रोकना चाहता था, क्योंकि जिस बात को सुनकर ही उसे इतना दर्द महसूस हो रहा था, उस सब को कहते हुए सितारा क्या महसूस कर रही होगी, वो समझ सकता था। लेकिन उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि सितारा अपना दर्द एक ही बार में अपने दिल से निकाल दे। उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए उसके अतीत को उसके मन से निकालना बहुत ज़रूरी था। वो शख्स हर रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता, दिन में रात में मुझे हर रोज़ एक दिन में जाने कितनी बार नोचता, मुझे कोई खिलौना समझकर बुरी तरह मुझसे खेलता, मुझे और मेरे अस्तित्व को अपने पैरों तले रोता। मैं उसके सामने रोती रहती, उससे भीख मांगती कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वो बदले में मुझे और ज़्यादा दर्द देता, जैसे मेरे आंसू उसकी खुशियों की कीमत हो। उसके छूने से ऐसा लगता जैसे न जाने कितने तरह के कीड़े मकोड़े शरीर पर रेंग रहे हों। मुझे ना जाने कितनी हजारों सुई एक साथ चुभोई जा रही हो। जिस्म की हर नस ऐसे लगती थी जैसे दर्द से फटी जाएगी। नसें में धुत होकर वो जब कमरे में आता तो किसी जानवर की तरह मुझे काटने लगता। बहुत दर्द होता था, इतना कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मरना शायद इस दर्द से 1000 गुना आसान है। लेकिन मैं मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर वक्त मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जाती। एक दो बार मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने पर ऐसी सजा दी गई कि दर्द भी दर्द से मर जाए। जब मैं दर्द से चीखती तो ऐसा लगता है जैसे उसे उसकी मर्दानगी की शाबाशी मिल रही हो और वो खुश हो जाता। मैं उस औरत से भी खुद को छोड़ने की भीख मांगती रहती, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। बदले में सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि मैं इस घर में सिर्फ उस आदमी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लाई गई हूँ। मुझे नफरत हो चुकी थी अपनी माँ से, जिनकी वजह से आज मैं उस हालात में थी। मेरा पूरा दिन पूरी रात बस उसके बिस्तर पर गुजरती, नीचे ज़मीन पर कपड़े बदलते, पर मेरे शरीर पर नहीं। खाना प्लेट में जैसे आता वैसे ही वापस चला जाता, लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दर्द की इंतहा हो जाती तो मैं बेहोश हो जाती, लेकिन बेहोशी में भी मुझे राहत नहीं मिलती। जिन दिनों में मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं होती थी, उन दिनों में भी वो मुझे किसी मांस के टुकड़े की तरह बुरी तरह नोचता, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ उसकी हवस मिटाने का एक जरिया हूँ। वो शख्स जब भी मेरे सामने आता मेरी रूह कांपने लगती। मैं उसके आगे हाथ जोड़ती रहती, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। धीरे धीरे लगने लगा था कि अब तो बस जिस्म है, आत्मा तो मेरी कब की मर चुकी है। दर्द तो अब भी होता था, लेकिन अब आंसू नहीं आते थे, जिस्म पत्थर हो गया था। अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन एक दिन महसूस हुआ। इस जिस्म में एक नन्ही जान को महसूस किया मैंने। समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ या रोऊं, पर शायद एक माँ का दिल उस जानवर जैसे इंसान की हवस से भारी था, इसलिए खुशी महसूस होती थी उस नन्ही जान को अपने अंदर पलते देख। लेकिन उन लोगों को इस बात से खुशी नहीं हुई, बल्कि बहुत गुस्सा आया। उस दिन पहली बार मैंने उस खुशी की कीमत चुकाई जो मैंने कभी मांगी नहीं थी। बहुत मारा था उसने उस दिन मुझे, पूरी रात मुझे मारता रहा, कभी सिगरेट से जलाता तो कभी लाइटर से, कभी शराब मुझ पर डालकर मुझे काटता। नफरत हो रही थी मुझे खुद से ही, पर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन बदले में उससे सिर्फ एक चीज़ मांग रही थी कि वो इस नन्ही सी जान को मेरे अंदर रहने दे, पर वो नहीं माना और अगले ही दिन मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर चला गया। पर शायद किस्मत उस दिन मुझ पर थोड़ी सी मेहरबान थी। डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका था और अब अबॉर्शन करने से मेरी जान पर बन सकती थी। उसे शायद मुझे ज़िंदा रखना था, इसलिए मेरे अंदर पल रही नन्ही सी जान को उसने ज़िंदगी खैरात में दे दी। लेकिन मैं खुश थी। पूरे 6 महीनों में उस दिन वो पहला दिन था जिस दिन मैं थोड़ी सी सही लेकिन मुस्कुराई थी। कैसे ना मुस्कुराती, आखिर वो जान मेरा अपना अंश थी। भले ही वो मेरे अंदर बिना मेरी मर्जी के आया, लेकिन वो मेरा ही तो अंश था, तो मैं कैसे उससे मुंह मोड़ लेती। धीरे धीरे दिन बीतते गए, अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब बर्दाश्त करने की हिम्मत आ चुकी थी, इसलिए बिना रोए सब कुछ सहती रहती। अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था मैंने। एक उम्मीद थी अपनी ज़िंदगी से कि उस नन्ही जान के साथ खुशियाँ शायद मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं।
लेकिन पता नहीं था कि जो आगे होने वाला है वो सिर्फ दर्दनाक ही नहीं बल्कि बहुत भयंकर भी होगा। 5 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, बेहद खूबसूरत, जैसे किसी परियों के देश से आई हो। कहते हुए सितारा थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे थे जो आकाश के हाथों को पूरी तरह भिगो रहे थे। बहुत खुश थी मैं, क्योंकि पहली बार महसूस किया था मैंने उस ममता को जिसमें एक औरत अपनी जान दांव पर लगाकर एक जान को जन्म देती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, हजारों भावनाएं जुड़ी होती हैं इस एक शब्द से। पहली बार मैंने उस छोटी सी गुड़िया को अपनी गोद में लिया था, लेकिन अगले ही पल किसी ने उससे मुझे छीन लिया। उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें मुझसे छीन ली हो। बेइंतहा दर्द में थी मैं, लेकिन फिर भी जल्दी से उठी और अपनी सांस से उस बच्चे को वापस लेने की भीख मांगने लगी। लेकिन उन्होंने उस बच्ची को एक औरत को दे दिया और मुझे हाथ पकड़कर खींचते हुए उस कमरे में ले आई जहाँ पर मेरा पति मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज पूरे दिन से उसने मुझे एक बार भी। कहते कहते सितारा चुप हो गई। शब्द खत्म हो गए थे, लेकिन आंसू खत्म नहीं हुए। एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरी रात चलता रहा। मैं पूरी रात अपनी बच्ची के लिए तड़पती रही। जब वो थक हार कर सो गया तो मैंने जल्दी से खुद को समेटा और भागते हुए दूसरे कमरे में गई जहाँ पर वो बच्ची सो रही थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और दुलालने लगी। सैकड़ों बार मैंने उसे चूमा होगा, ना जाने कितना ही पुचकारा होगा। इंतज़ार कर रही थी मैं कि कब मेरी नन्ही परी अपनी आंखें खोले और मैं उसे अपने सीने से लगाकर अपना। बोलते हुए सितारा एक बार फिर चुप हो गई और पलट कर जल्दी से आकर्ष के सीने से लग गई। आकर्ष ने भी जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया था। दोनों की आंखें बादलों की तरह बरस रही थी। आकर्ष का दिल फट रहा था उसकी बातें सुनकर। मैं वो बदकिस्मत माँ थी जो एक बार भी अपनी छाती से अपनी बच्ची का पेट नहीं भर पाई। मेरी गोद में समाई वो परियों के देश से आई, अपने देश वापस जा चुकी थी। अभी मैंने उसे जी भर कर आखिरी बार निहारा भी नहीं था कि एक बार फिर उन दरिंदों ने उसे फिर से मुझसे छीन लिया और किसी को उसे दफनाने के लिए दे दिया। उस वक्त ना जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने सामने खड़े उस आदमी को जिसका वो अंश थी उसे थप्पड़ मारा और दौड़ते हुए अपनी फूल सी राजकुमारी को एक बार फिर अपनी बाहों में भर लिया। जिसे मेरी ना तक बर्दाश्त नहीं थी वो मुझसे अपना ये अपमान कैसे सह लेता। उसने मुझे उससे अलग किया और एक बार फिर खींचते हुए उस दलदल में ले गया जहाँ से मैं कभी बाहर आ ही नहीं पाई थी। एक थप्पड़ का बदला ना जाने उसे मुझे कितने ही जख्म देकर लिया गया। उस दिन समझ आया कि माँ बनना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप था मेरे लिए। जिस उम्र में लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाकर अपने लिए सुहाने सपने देखती हैं, उस उम्र में मैं अपने जिस्म पर गहरे घाव देखती जो मेहंदी के रंग से नहीं खून से लाल होते थे, और उन्हें देख मन में तितलियां नहीं दिल में टीस सी उठती थी। उसी दिन थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आई। मैं हैरान थी उस डॉक्टर को देखकर, क्योंकि आज तक कभी मुझे एक दर्द की गोली तक नहीं दी गई थी, तो डॉक्टर का मेरे पास आना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। पर जब मैंने उनके आने का कारण जाना तो समझ आया कि ख्वाब तो हसीन जिंदगी में होते हैं, मेरे लिए तो सिर्फ बुरे सपने और गहरे जख्म हैं जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। उस दिन उन दरिंदों ने मुझसे मेरा औरत होने का अस्तित्व भी छीन लिया। मेरे सामने दो औरतें खड़ी थी, एक वो डॉक्टर और एक मेरी सास, लेकिन शायद उनमें औरतों वाला दिल नहीं था। उस दिन मुझसे सिर्फ मेरी बच्ची ही नहीं बल्कि मुझसे दोबारा माँ बनने का हक भी छीन लिया गया। कहते कहते वो फफक कर रो पड़ी। उसके आंसुओं ने आकर्ष का पूरा सीना भिगो दिया था। उसके गर्म आंसू आकर्ष को अपना दिल जलाते हुए महसूस हो रहे थे। दोनों की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। मुझे इतना तड़पा कर भी उन लोगों को चैन नहीं मिला था। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर भी उन लोगों का मन नहीं भरा था। इसलिए एक बार फिर उन लोगों की दरिंदगी शुरू हो गई, और इस बार उसका रूप और भी ज़्यादा भयानक था। मेरे जिस्म का हर एक अंग दर्द से तड़पता रहता और वो शख्स मुझे रोते देख अपनी मर्दानगी को शाबाशी देता रहता। मेरी सास को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे वो एक औरत तो है ही नहीं,
क्योंकि कोई औरत इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। मुझे वहाँ हर रोज़ दिन में नए नए कपड़े और गहने पहनाए जाते और फिर रात को उन्हें बड़ी बेरहमी से मेरे जिस्म से अलग किया जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। तब एक दिन मुझे पता चला कि मुझे इस घर में लाया ही इसलिए गया था ताकि मैं इस शख्स का वसीपन झेलूं। उस दिन मुझे पता चला कि जिसे मैं बेरहम बेदर्द समझ रही हूँ वो बददिमाग भी है। एक पागल को पागल खाने ना छोड़कर मुझे उसके पागलपन का शिकार बना दिया गया। मुझे उसकी बीवी बनाकर समाज के सामने खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए, उस परिवार की इज्जत पर कोई दाग ना आए। इसलिए हर रोज़ मेरी इज्जत को तार तार किया गया। दिन महीनों में बीते और महीने सालों में, लेकिन उसके पागलपन में कोई सुधार नहीं आया। बस अब मैं खामोश हो गई थी, ना दर्द से चीखती ना रोती, बस एक पत्थर की तरह खुद पर आई ठोकरें बर्दाश्त करती रहती। मैं ना कुछ खाती थी ना पीती थी, लेकिन फिर भी वो भगवान मेरी सांसें नहीं रोक रहा था। जाने कैसे मेरे किस गुनाह का बदला ले रहा था। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी नोचने वाला सिर्फ हड्डियों को ही नोचता रहा। पर फिर एक दिन उस घर में आई मीरा। वो वहाँ काम करने आई थी, लेकिन मुझे उस हालत में देखकर पहली बार वहाँ पर कोई रोया था। मेरी हालत देखकर वहाँ पर पहली बार किसी को मुझ पर तरस आया था और किसी ने मुझसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। वहाँ से भागना मेरे लिए आसान बिल्कुल नहीं था। हर वक्त मेरे आगे पीछे दो दो पहरेदार रखे जाते थे। मैं तो शायद वहाँ से निकलने का कभी सोच भी नहीं पाती, लेकिन मीरा ने मेरी मदद की और मैं वहाँ से भाग निकली। पर वहाँ से निकलने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। हर कोई मुझे अकेले देखकर लूटने के इरादे से घूरने लगता। उस रात भी मैं सड़क पर अकेली बैठी थी। पूरे 2 दिन हो गए थे, ना कुछ खाया था ना पिया था। शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तभी 3-4 लड़के अचानक से मेरे पास आकर बैठ गए और मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं वहाँ से खड़ी हुई और सड़क पर दौड़ने लगी तो उनके कदम मेरे कदमों से भी तेज थे। शायद यही फ़र्क था उनमें और मुझ में कि वो मुझसे जीतना चाहते थे और मैं पहले ही हारी हुई थी। उस दिन लगा शायद वहाँ उस बंद कमरे में ही मैं सही थी। उस वक्त एक बार फिर मैंने इंसानियत को मरते हुए देखा। उन चारों ने मुझे कहते कहते सितारा एक बार फिर रुक गई और आकर्ष की सांसें जैसे बिल्कुल थम चुकी थी। हर एक सांस उसे घुटती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब आखिरी धड़कन और दिल धड़कना बंद कर देगा। अच्छा ही है अगर सांसें रुक जाए, कम से कम वो उस दर्द को महसूस करने से बच जाएगा। उसने पूरी तरह से सितारा को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। पूरी शर्ट उसके आंसुओं से गीली हो चुकी थी, लेकिन सितारा के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। रुकते भी कैसे जब आकर्ष खुद की आंखों पर काबू नहीं कर पा रहा था, तो उसके आंसुओं को कैसे रोकता। उस वक्त सोच लिया था कि अब इस जिंदगी का बोझ मैं अपने कंधों पर और नहीं उठा सकती। मरते वक्त मेरे पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं हारूंगी, लेकिन मैं हारी नहीं, बहुत बुरी तरह हारी थी। इसलिए अपना वादा तोड़ इस ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ अपने बाबा के पास ही जा रही थी। लेकिन शायद उस दिन किस्मत मुझ पर थोड़ी सी मेहरबान हुई और उसने आपको मुझे बचाने के लिए भेज दिया। उसने कहा तो आकर्ष को याद आया कि कैसे वो खुद ही मरने जा रहा था, लेकिन सितारा को बचाने के लिए उसने अपनी भी जिंदगी को फिर से गले लगा लिया था। अब उसे समझ आ रहा था क्यों शुरुआती दिनों में सितारा किसी को खुद के हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उसके पास जाने से वो इतना ज़्यादा डर जाती थी, दूर जाकर दुबक कर बैठ जाती थी। ना ही कुछ खाती थी ना ही कुछ पीती थी, बस सारा दिन यूं ही एक जगह पर लेटी रहती। आंखों से आंसू नहीं आते थे, लेकिन उनमें दर्द साफ दिखाई देता था। अब किसी पर विश्वास नहीं करता ये दिल, किसी पर भी भरोसा करने से मुकर जाता है ये दिल। सब रिश्ते भी झूठे लगते हैं, इसलिए किसी रिश्ते को गवाही नहीं देता ये दिल। अब आकर्ष को समझ आ रहा था कि क्यों सितारा ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब धोखा देने वाले अपने हो तो परायों पर विश्वास कैसे भी किया जाए। जब खुद की माँ ने इतना बड़ा विश्वासघात किया हो तो सिर्फ 6-7 महीनों का एतबार कैसे जीत सकता है।
जब उसने दिव्या को बच्चा गिरा देने के लिए कहा तब क्यों उसने उस पर हाथ उठाया था? क्योंकि उसके बच्चे की हत्या उसी ने की जिसकी वजह से वो दुनिया में आया था। भले ही उसने उसे स्वीकारा नहीं, लेकिन वो खून तो उसका ही था। क्यों आज तक उससे इनकार करती रही कि वो उसे बिल्कुल नहीं चाहती? कैसे विश्वास कर लेती इतनी जल्दी? कैसे उसे खुद पर हक दे देती जबकि वो खुद अपनी ज़िंदगी पर अपना हक भूले बैठी थी? कैसे किसी और को खुद से प्यार करने दे जब वो खुद से ही नफरत कर रही थी? सितारा का रोना अब भी जारी था। आकर्ष ने उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाया और नामे इशारा किया, लेकिन सितारा के आंसू फिर भी नहीं रुके। उसने उसकी शर्ट को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और आंसुओं की गति और भी ज़्यादा बढ़ गई। आकर्ष ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाया और उसके आंसू साफ किए। सिसकियाँ लेती हुई सितारा उसकी आंखों में देख रही थी, तभी एकदम से उसकी आंखें बंद हो गई। उसके साथ साथ आकर्ष की भी आंखें बंद हो चुकी थी। और भी कुछ था जो बंद था, वो थे उन दोनों के लब जो आपस में जुड़कर बंद हो चुके थे। और इस बार सितारा को दर्द ने शायद सुकून मिला था। वो सिर्फ किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके किस में इतना प्यार था जो सितारा के रोम रोम में महसूस हो रहा था। सितारा ने भी उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वो लगातार तब तक उसे चूमता रहा जब तक सितारा की सिसकियां बंद ना हो गई। उसे शांत देखकर वो उससे दूर हुआ और सितारा के चेहरे को देखने लगा। धीरे धीरे सितारा ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखने लगी। आकर्ष तो पहले से ही उसे देख रहा था। उसे देखते हुए ही वो बोला, नहीं चाहता था कि तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे इतना करीब आऊं, लेकिन आज ये इजाज़त मैंने तुम्हारी तरफ से खुद को खुद ही दे दी। कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, सिर्फ इतना कहना है कि बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतना कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इश्क हो तुम मेरे लिए एक नशे की तरह हो और तुम्हारा इश्क मेरे लिए सुरूर की तरह, जिसके बिना अब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। आज तक मैंने तुम्हारी इकरार का इंतज़ार किया है, लेकिन आज मैं खुद ही वो इंतज़ार ख़त्म करता हूँ। शक तो कभी भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन आज मुझे मेरे इश्क पर और ज़्यादा यकीन हो गया है। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मुझे जल्द ही तुमसे शादी। उसके आगे के शब्द वो कह नहीं पाया क्योंकि सितारा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। इतना कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? शायद आपने सुना नहीं ठीक से, इसलिए दोबारा बता रही हूँ कि मैं कभी माँ। कहते कहते वो रुक गई और आंसू एक बार फिर आंखों से बह गए। शायद तुमने भी सुना नहीं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार और कह देता हूँ, ये आकर्ष कपूर सिर्फ अपनी सितारा को चाहता है, इसके अलावा उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ना उसके अतीत से, ना उसके जिस्म से। वो मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार फिर से सोच लीजिए, कल को आपकी भी तमन्ना होगी कि आप एक बार मेरी हर तमन्ना में तुम हो। कहा ना, अब आकर्ष कपूर को सिर्फ उसकी सितारा चाहिए, इसके अलावा उसे कोई ख्वाहिश नहीं है, ना अब और ना कल होगी। एक बार नहीं, हजारों बार मुझे सितारा सुबकती हुई कुछ कहने को हुई, लेकिन आकर्ष ने एक बार फिर उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। और इस बार नरमी नहीं बल्कि हल्का गुस्सा था, एक जुनून था। वो उसे जता रहा था कि गुस्सा आता है उसे उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर, लेकिन वो उसका मुंह अपने प्यार से बंद करना भी जानता है। सितारा की सांस उखड़ने लगी तो आकर्ष उससे दूर हुआ और बोला, एक बार नहीं, हजारों बार तुम्हें प्यार करूंगा और सिर्फ मैं ही प्यार करूंगा और बदले में तुमसे बहुत सारा प्यार लूंगा भी। कहते कहते आकर्ष का गला भी भर गया था। सितारा उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। वो दोनों ही जानते थे कि पिछले 8-9 महीनों से कैसे उन्होंने एक दूसरे को संभाला था, हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाया था। जब भी कोई कमज़ोर पड़ता तो दूसरा हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ा होता। हमेशा से ही दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम रहा, लेकिन कभी इस प्रेम को अपना मुकाम नहीं मिला। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। दोनों की ज़िंदगी ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुली किताब की तरह हो चुकी थी, जिसमें कोई पर्दा नहीं था। आकर्ष ने सितारा का सिर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाने लगा।
सुबह होने वाली थी। दर्द से लिपटी पूरी रात आंसुओं में बह चुकी थी और नए सवेरे के साथ उन दोनों की जिंदगी भी शुरू होने वाली थी। लेकिन आकर्ष की आंखें भरी हुई थी, नींद से नहीं बल्कि गुस्से से। जो गुस्सा सितारा की माँ के लिए था और उससे भी ज़्यादा उस शख्स के लिए जिससे उसकी शादी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में उन दोनों की बर्बादी नजर आ रही थी। सितारा बेफिक्र होकर अपनी आंखें बंद किए आकर्ष के सीने से लिपटी हुई थी। लेकिन आकर्ष की आंखें इस वक्त आग की तरह जल रही थी। जिन्होंने तुम्हें दर्द से इतना तड़पाया है, अगर उन्हें दर्द और तड़प का असली मतलब ना समझा दूं तो मैं भी आकर्ष कपूर नहीं। अगर कोई मुझे एक खरोच भी दे दे तो मैं उस इंसान की खाल तक खींचना जानता हूँ। और यहाँ तो बात मेरी जान की है। अगर उन दरिंदों की जान ना ले लूँ तो मेरे जीने पर भी लानत है। तुम्हारी कसम, मुझे जब तक तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदने वाले को तुम्हारी कदमों पर नहीं ला दिया तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आकर्ष ने मन ही मन कहा। उसने सितारा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो यूं ही उसकी गोद में बैठे बैठे सो चुकी थी। उसने उसे अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ा और गोद में उठाते हुए अंदर कमरे में ले आया। वो उठ ना जाए इसलिए उसने कोई लाइट नहीं जलाई और अंधेरे में ही उसे बेड पर अच्छी तरह से लिटा दिया। सितारा ने उसकी शर्ट को अभी भी अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसने अपनी शर्ट उतारी और वहीं उसके पास रख दी। उसके माथे को हल्के से चूम वो कमरे से बाहर आ गया। सितारा का कहा एक एक शब्द उसे अपने सीने में चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना बेदर्द हो सकता है। क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया उसकी सितारा ने, लेकिन फिर भी चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सजाए रखती थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, पर बस अब और नहीं, अब मैं अपनी जान को इतना खुश रखूंगा कि कभी उसका अतीत और अतीत की यादें उसके जहन में आ ही नहीं पाएंगी। प्यार तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन मैं उसे नई जिंदगी दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसकी पुरानी ज़िंदगी के उन लोगों को सज़ा देना जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। उसने गुस्से से कहा और अपनी जेब में से फ़ोन निकालकर एक फ़ोन मिलाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर थे। अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी जब सितारा की आंखें खुली। उसने वक्त देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। आंखें बड़ी करती हुई वो एकदम से उठी। दाई माँ ने भी उसे नहीं उठाया था क्योंकि आकर्ष ने उन्हें मना कर दिया था। आंखें खोलते ही उसके सामने कल की पूरी रात एकदम से घूमने लगी। कल उसने आकर्ष को जो कुछ भी बताया, अब उसे चिंता हो रही थी कि अब वो आकर्ष से नजरें कैसे मिलाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी चिंता दूर हो गई जब आकर्ष उसके कमरे में मुस्कुराता हुआ आया और उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें नाश्ता वगैरह रखा हुआ था। उसने वो ट्रे टेबल पर रखी और सीधा उसके बेड की तरफ बढ़ उसे अपनी बाहों में भर लिया। सितारा एकदम से चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था आकर्ष एकदम से आकर उसे अपनी बाहों में समा लेगा। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरी खूबसूरत सी जान को गुड आफ्टरनून, उसने मुस्कुराकर कहा तो सितारा की आंखें नम हो गई। वो देख रही थी कि आकर्ष कितनी कोशिश कर रहा है सब कुछ नॉर्मल दिखाने की। जाओ जल्दी से जाकर ब्रश करके आओ और ये नाश्ता फिनिश करो जो मैंने खुद अपने हाथों से मेरी जान के लिए बनाया है। उसने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये नाश्ता आपने खुद बनाया है? सितारा ने आश्चर्य से पूछा तो आकर्ष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, क्यों यकीन नहीं? मतलब सोच भी कैसे सकते हैं कि जिसके नाम पर 10 5 स्टार होटल होंगे वो किसी के लिए खुद नाश्ता बनाएगा? सितारा ने हैरानी से मुस्कुरा कर कहा। किसी के लिए नहीं, अपनी जान के लिए बनाया है, आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो सितारा भी उसकी आंखों में देखती रह गई। हमेशा से उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा इश्क नजर आता था जिसे वो हमेशा इनकार कर देती थी। लेकिन अब नहीं, अब कोई इनकार नहीं होगा, अब सिर्फ इकरार होगा। वो मन ही मन सोचते हुए मुस्कुराई। आकर्ष ने जल्दी से अपने पर्स में से काफ़ी सारे नोट निकाले और सितारा के सिर पर से वारने लगा। दाई माँ भी तब तक उनके कमरे में आ गई थी। उन्होंने आकर्ष को उसके सिर पर पैसे घुमाते हुए देखा तो हैरान रह गई, लेकिन आकर्ष ने अपना काम जारी रखा
और 7 बार उसके सिर पर से पैसे गोल गोल घुमाकर एक मेड को बुलाकर आपस में बांटने के लिए दे दिए। मेरी माँ जब भी मुझे खेलते हुए देखती थी तो ऐसा ही करती थी ताकि नज़र ना लगे, और आज मैं तुम्हारी इस मुस्कान को बुरी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। आकर्ष ने कहा तो सितारा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ जाने लगी। शादी के कार्ड छपवाने के लिए आज ही दे दूँ क्या? दाई माँ ने उन दोनों के हाव भाव को समझते हुए कहा। तो सितारा जाते जाते रुकी और आके उनके गले लगकर शर्माते हुए बोली, अम्मा आप भी? दाई माँ, शादी के कार्ड नहीं, बाकी सारी तैयारियां भी जल्दी शुरू कीजिए क्योंकि इस दुल्हन के लिए दूल्हे से इंतज़ार नहीं हो रहा। आकर्ष ने कहा तो सितारा पूरी लाल टमाटर होकर बाथरूम में भाग गई। आकर्ष और दाई माँ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने आकर्ष के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बहुत खुश हूँ मैं तुम दोनों के लिए, बस भगवान तुम्हारी ये खुशियाँ यूं ही बनाए रखे। इन खुशियों को अब किसी की नज़र नहीं लग सकती दाई माँ, आकर्ष ने कहा और फिर कुछ सोचने लगा। दाई माँ उन दोनों को कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। सितारा बाथरूम से बाहर आई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सितारा भी चोर नज़रों से बार बार उसकी तरफ देखती और उसकी नज़रें खुद पर पाकर नज़रें झुका लेती। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, अकेले अकेले खाया जा रहा है। यूँ नहीं कि एक निवाला मुझे भी खिला दे कोई। आकर्ष, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, अकेले अकेले ही सब खाया जा रहा है। ये नहीं कि एक निवाला मुझे भी खिला दे कोई। आकर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा। सितारा को अब अफसोस हो रहा था कि उसने आकर्ष को तो खाने के लिए पूछा भी नहीं और चुपचाप सारा खाना खुद ही खत्म करने को लगी हुई है। वो जल्दी से आकर्ष की तरफ आई और निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वो निवाला उसे ही खिला दिया। सितारा ने हैरानी से उसे देखा तो आकर्ष बोला, तुम अच्छे से खा लोगी तो मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा। सितारा मुस्कुराई और फिर भी एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर आप भी खा लेंगे तो मेरे पेट के साथ साथ मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाएगा। आकर्ष ने उसे देखते हुए ही वो निवाला खाया और हल्का उसकी उंगली भी काट ली। आह! सितारा दर्द से चिल्लाई। उसने मुंह बनाया तो आकर्ष ने जल्दी से उंगली को अपने मुंह में दबा लिया। सितारा के गाल गुलाबी हो चुके थे। आकर्ष की शरारती नज़रें उसके मन में हलचल पैदा कर रही थी। दाई माँ मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ, कहते हुए वो जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन आकर्ष ना तो उसका हाथ छोड़ा और ना ही उसकी उंगली को। उसकी निगाहें अभी भी सितारा के चेहरे पर बनी हुई थी। वैसे मन तो गुलाब की पंखुड़ियों का रस पीने का था, लेकिन शराफत है मेरी जो तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर रहा। लेकिन शादी के बाद ये शराफत नहीं दिखाऊंगा मैं। आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, है ना? सितारा ने लाल टमाटर बनते हुए कहा। आकर्ष ने उसका हाथ छोड़ उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे घुमाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। ये तो सिर्फ मैं वार्म अप कर रहा हूँ, असली परेशान करना क्या होता है वो तो मैं तुम्हें शादी के बाद बताने वाला हूँ। उसने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा तो सितारा के पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। रोम रोम शर्म की चाशनी में डूबने लगा था। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसी शादी करनी है? आकर्ष ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा। सितारा ने हल्का सा पलटकर उसकी तरफ देखा और न समझी में बोली, मतलब तुम्हें शादी कहाँ करनी है? कहीं बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए या फिर यहीं इंडिया में कहीं ग्रैंड वेडिंग? ना ही मुझे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए और ना ही कोई धूमधाम से शादी। मुझे सिर्फ आपकी बीबी बनना है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसलिए हम दोनों बस यहीं हमारे खूबसूरत आशियाने में सारी रस्में करते हुए एक सिंपल सी शादी करेंगे। सितारा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बात कही। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी शादी धूमधाम से होगी और पूरी ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होगी। इतने दिनों से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है और अब जब सच में ये दिन आया है तो मैं इसे यूं ही नहीं जाने देने वाला। हमारी शादी की हर एक रस्म बहुत खास होगी। आकर्ष कपूर की शादी है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, हर चीज़ आकर्ष कपूर के स्टाइल में ही होगी। उसकी बात सुनकर सितारा का चेहरा हल्का मायूस हो गया। कितने सपने सजाए हैं आपने अपनी शादी को लेकर, उतनी ही ख्वाहिशें आपकी अपनी बीबी के लिए भी होंगी। क्या मुझसे शादी करने का आपका फैसला सही है?
मेरा अतीत जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया, लेकिन क्या मैं आपको वो सारी खुशियाँ दे पाऊँगी जो आप अपनी बीवी से चाहते हैं? वो मन ही मन खुद से पूछ रही थी। उसे यूं ख्यालों में खोए देखकर आकर समझ रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। उसका उतरा हुआ चेहरा ही बता रहा था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वैसे तुम सही कह रही हो, मुझे मतलब तो सिर्फ शादी से होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी ही जल्दी मुझे तुम्हें परेशान करने का मौका मिलेगा। कहते कहते ही उसने अपने होठों पर अपनी जीभ फिराई। इसलिए ग्रैंड वेडिंग का प्लान कैंसिल, वो हम फिर कभी कर लेंगे। फिलहाल तो मुझे जल्दी से शादी कर तुम्हें अपनी बीवी बनाना है, जिसकी तैयारियां मुझे आज से ही शुरू करनी है। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी कहीं बाहर जाना है। लेकिन कहाँ? सितारा ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आकर्ष ने कहा और बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक लगभग 40-42 साल का आदमी एक 45-46 साल के करीब औरत के सामने बैठा था। उस औरत के चेहरे पर गहरा मेकअप था और उसने खुद को गहनों से भर रखा था। 5 लाख, पूरे 5 लाख दिए थे मैंने तुम्हें उस लड़की के, लेकिन 5 साल में ही वो लड़की मुझे छोड़कर भाग गई। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं मर मरा गई होगी, क्योंकि जिस हालत में वो थी उस हालत में उसका बचना तो मुश्किल था। लेकिन मेरे आदमी ने कल ही उसे इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ देखा है, और उसे उस नए रूप में देखने के बाद तो उससे मुझे ये दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मुझे वो लड़की किसी भी हालत में वापस चाहिए, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और कुछ तस्वीरें उस औरत के सामने रखे टेबल पर फेंक दी। उस औरत ने वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। वो तस्वीरें सितारा की ही थी, जिनमें वो आकर्ष के साथ कैफे में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। इन तस्वीरों में वो काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही थी। पहले उसकी हालत उन लोगों ने इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। उसके चेहरे को छोड़कर जिस्म के हर एक अंग पर गहरे घाव थे, लेकिन अब आकर्ष की केयर ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इन महीनों में आकर्ष ने उसका बहुत ध्यान रखा था, दवाइयों से लेकर उसके खाने पीने तक, और उसके कपड़े और बाकी सब चीज़ें वो उस बढ़िया से बढ़िया दिलाता था। उसकी हर एक चीज़ ब्रांडेड होती थी। सितारा उसे बहुत मना करती थी कि वो इस तरह फालतू फिजूल खर्चा ना किया करे, लेकिन आकर्ष उसे हमेशा टोक देता, ये कहकर कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ उसकी बदौलत है, इसलिए उसकी हर एक चीज़ पर उसका सबसे ज़्यादा हक है, और अगर वो इन पैसों को उस पर खर्च नहीं करेगा तो किस पर करेगा। सितारा भी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती थी। उसे भी पता था कि उसकी जिद के आगे उसकी कोई बात नहीं चलने वाली। उस औरत ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा और फिर वापस टेबल पर रखते हुए बोली, इस बार तो मेरी बेटी ने पार्टी और भी ज़्यादा बड़ी ढूंढी है, इसलिए अब 5 लाख से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सितारा चाहिए तो पूरे 50 लाख रुपए देने होंगे। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। बिल्कुल नहीं, अब मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, और रही बात उस लड़की की तो उसे मैं अपने पास खुद लेकर आऊँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, और इस बार उस साली का वो हाल करूँगा कि भागने का सोचकर भी उसकी आत्मा तक कांप जाए। वो शख्स अनुभव अपनी जगह से उठते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो औरत कामिनी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, उम्र के साथ साथ सठियाते जा रहे हो, इसलिए पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जिसके पास वो इस वक्त है वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अगर उसे पता भी चला कि तुम क्या करने वाले हो तो तुम्हारी आंखें इस धरती पर बंद होगी और खुलेंगी उस आसमान में। अगर गलती से बच भी गए तो इस उम्र में टूटी हड्डियां दोबारा जुड़ भी नहीं पाएंगी। अगर सितारा चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद तो लेनी ही पड़ेगी, और कामिनी कोई भी काम फ्री में नहीं करती, उसकी अपनी कीमत और अपने वसूल हैं। और इस वक्त सितारा की कीमत 50 लाख से एक भी पैसा कम नहीं है। फैसला तुम्हारा, तुम्हें क्या चाहिए, सितारा या तिजोरी में रखी अपनी दौलत? कामिनी ने दोबारा कहा तो अनुभव सोच में पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ सितारा तैयार होकर बाहर आई तो आकर्ष उसका ही इंतजार कर रहा था। दाई माँ को बताकर दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। प्लीज़ बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम? सितारा ने एक बार फिर से कहा। उसे बेचैन देखकर आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी जांघों पर रख दिया और धीरे से बोला, सरप्राइज है। सितारा ने आंखें छोटी कर उसे देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी।
उसने भी आकर्ष का हाथ अपने हाथों में पूरी तरह से जकड़ लिया। आकर्ष ने अपनी गाड़ी ज्वेलरी शोरूम के बाहर रोकी तो सितारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने आकर्ष से पूछा तो आकर्ष मुस्कुराया और बोला, एक उधार था, बस वही चुकता करना है। उसकी बातों का मतलब समझे बिना ही सितारा उसके साथ साथ गाड़ी से बाहर निकली और उस ज्वेलरी शॉप के अंदर आ गई। ये वही शॉप थी जहाँ पर आकर्ष ने अपनी घड़ी बेचकर अपना सारा काम शुरू किया था। अपना काम शुरू करने के बाद आकर्ष थोड़े दिनों बाद ही यहाँ आकर दुगनी कीमत पर वो घड़ी वापस ले गया था। सितारा के जेवर अभी भी उसके पास ही थे, जिन्हें उसने कभी बेचने की सोची भी नहीं थी, लेकिन सितारा ने तो उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया था। अब आकर्ष उसे यहाँ लेकर आया था क्योंकि वो बहुत पहले से ही सितारा को प्यारी प्यारी और खूबसूरत ज्वेलरी दिलाना चाहता था। आकर्ष ने तो बहुत कोशिश की थी पहले ही उसे यहाँ लाने की, लेकिन सितारा उससे कुछ भी कीमती चीज़ नहीं लेती थी। उसके कपड़े और बाकी सब ज़रूरत की चीज़ें भी आकर्ष ज़बरदस्ती उसे दिलाता था, लेकिन आज वो पूरे हक से उसे यहाँ लाया था। उसे देखते ही उस शोरूम का मालिक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे देखते ही आकर्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट आ गई। पैसा हो तो आप किसी को भी अपने सामने झुका सकते हैं, अगर यही पैसा ना हो तो जिसे आपने कुत्ते की तरह पाला हो वो काटने में देर भी नहीं लगाता। उस ऑनर ने जल्दी से 2-3 असिस्टेंट को आकर्ष को अटेंड करने के लिए कहा और खुद भी उसके आगे पीछे होने लगा। आखिर अब आकर्ष इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके होटल सिर्फ मुंबई में ना होकर बाकी सब शहरों में भी थे और अब जल्द ही उसका बिजनेस इंटरनेशनल होने वाला था। उसने कई प्रोजेक्ट बाहर विदेशों में भी तैयार हो रहे थे, जिसकी खबर अभी तक सितारा को नहीं थी। ये सब उसके लिए सरप्राइज होने वाला था। असिस्टेंट ने जल्दी से सितारा के बहुत सारे नेकलेस और बाकी सारी ज्वेलरी दिखानी शुरू कर दी, तो सितारा ने गुस्से में आकर उसकी तरफ देखा। आकर्ष जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और एक नेकलेस को उठाकर उसके गले में लगाते हुए बोला, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये वाला, एक तो ये पैक कर दीजिए। सितारा अभी भी उसे ही गुस्से से देख रही थी। उसके गुस्से से लाल हो रहे गाल उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना रहे थे। मिस, आप ये वाला नेकलेस देखिए, ये भी आप पर। मिस नहीं, मिसेज आकर्ष कपूर, आकर्ष ने उसकी बात को काटते हुए कहा और उससे वो नेकलेस लेकर सितारा के गर्दन में लगाकर देखने लगा। मिसेज आकर्ष कपूर सुनते ही सितारा के पेट में गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी। अपना नाम आकर्ष के साथ जुड़ने पर उसे जो एहसास हो रहे थे उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आकर्ष का तो मन कर रहा था यहीं सबके सामने उसके दोनों गाल चूम ले, जो शर्म से गुलाबी होते जा रहे थे। नहीं, ये वाला नहीं, कुछ अच्छा दिखाइए। उसने वो नेकलेस असिस्टेंट को वापस दिया और बाकी चीज़ें देखने लगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपको पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, सितारा ने बेहद धीमी आवाज़ में आकर्ष का हाथ पकड़कर कहा। एक बार तुमने कहा था कि तुम खुद हक से मुझसे ये सब चीज़ें लोगी, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं लिया, इसलिए आज बिल्कुल मना मत करना। और वैसे भी ये सब मैं अपनी बीबी को लेकर दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? आकर्ष ने मुस्कुराकर कहा तो सितारा ने आंखें छोटी कर उसे देखा। आकर्ष ने काउंटर पर रखी चूड़ियाँ उठाई और सितारा का हाथ पकड़कर उसे पहनाने लगा। उसके हाथों से फिसलती एक एक चूड़ी दोनों को अपने दिल में हलचल मचाती हुई महसूस हो रही थी। उन चूड़ियों की खनक दोनों के दिल में प्यार के घुंघरू छनका रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी, जो पूरी तरह प्रेम से लिपटी हुई थी। एक एक कर कई चीज़ें आकर्ष ने सितारा को यूं ही अपनी बातों में घुमाकर ले ली थी। शॉपिंग करने के बाद दोनों वापस घर के लिए निकल गए। रास्ते में आकर्ष को उसके ऑफिस से फ़ोन आ गया। आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उसने जल्दी से सितारा को घर पर ड्रॉप किया और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कामिनी और अभिनव अभी भी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अभिनव के हाथों में नोटों से भरा एक बैग था, जो उसने कामिनी की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब जल्द ही मुझे मेरी सितारा भी दो, उसके बिना अब मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। बहुत तड़पा हूँ उसके लिए, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, उसके बाद उसका ऐसा हाल करूँगा कि मुझसे दूर जाना तो दूर, ऐसा सोचना भी उसे गुनाह लगेगा। कामिनी ने उससे वो नोटों का भरा बैग लिया और चेक करते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम पर सितारा का जादू अभी भी कायम है। 5 साल उसके साथ बिता लिए,
लेकिन अभी उसके लिए वैसे ही पागल हो जैसे पहले दिन थे। कुछ तो खास बात है उसमें, कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बेशर्मी भरी मुस्कान थी। खास बात नहीं, वो पूरी ही बेहद खास है। जितना मर्जी प्यार कर लो उससे कभी मन ही नहीं भरता। बस एक बार मिल जाए तो दिल की तड़प खत्म हो जाए। अब और इंतज़ार नहीं होता, जल्दी से बताओ कि कब तुम उसे वापस मुझे ला कर दोगे। उसकी बात सुनकर कामिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस लड़के के साथ वो अभी रंगरलियां मना रही है वो कोई राह चलता इंसान नहीं, आकर्ष कपूर है, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उसके घर में हाथ डालना इतना आसान नहीं। मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए, पर वादा रहा, जल्द ही वो तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर मिलेगी, फिर जितनी मर्जी हसरतें पूरी कर लेना। इतना कहते ही वो बेशर्मी से हंसने लगी तो अनुभव के चेहरे पर षड्यंत्र भरी मुस्कान आ गई। इधर आकर अपने ऑफिस में मीटिंग में बैठा था। मीटिंग के दौरान उसके चेहरे पर एक परेशानी बनी हुई थी। अमेरिका में चल रहे उसके प्रोजेक्ट के कारण उसे वहां जाना पड़ेगा, ये सोचकर ही उसे सितारा की चिंता हो रही थी। पहले उसने अपना जाना कैंसिल कर अपने ऑफिस के ही एक आदमी को भेजने का सोचा था, लेकिन अब उसका जाना ज़रूरी था। वो सितारा को अपने साथ ले जाता, लेकिन बिना शादी के उसे अपने साथ लेकर जाना उसे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि सितारा इस चीज़ के लिए कभी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उसके बिना रहना भी उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो सारे अरेंजमेंट कर सितारा को अपने साथ ले जा सके, क्योंकि सितारा का बहुत सारा पेपर वर्क अभी बाकी था जिसके लिए उन दोनों की शादी होनी ज़रूरी थी, और शादी की सारी बागडोर तो सितारा के अपने हाथों में थी। आकर्ष तो जल्दी से जल्दी उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन सितारा को अभी कुछ वक्त चाहिए था। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज आखिरी दिन था जब आकर्ष और सितारा दोनों साथ थे, क्योंकि कल ही उसे अमेरिका के लिए निकलना था। आकर्ष ने सितारा और दाई माँ दोनों को बता दिया था। सितारा अंदर ही अंदर बहुत उदास थी, लेकिन अपने चेहरे पर उसने अपनी उदासी झलकने नहीं दी, क्योंकि अगर वो उदास दिखाई देती तो आकर्ष सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास ही रह जाता, और सितारा कभी भी उसके काम में बाधा नहीं बन सकती थी। उसका तो सपना था आकर्ष को पूरे आसमान में अपने नाम को चमकाते हुए देखना, और उसका सपना आकर्ष काफ़ी हद तक पूरा भी कर चुका था। रात को खाना खाने के बाद सितारा दाई माँ को देखने के लिए कमरे में गई। वो हमेशा सोने से पहले एक बार उनके कमरे में ज़रूर आती थी, ताकि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें दे सके। जब वो उनके कमरे में आई तो दाई माँ कुछ ढूंढ रही थी। अम्मा, कुछ चाहिए क्या आपको? मुझे बताइए क्या ढूंढ रही हैं आप, मैं मदद कर देती हूँ, उसने उन्हें देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर दाई माँ बेड पर बैठ गईं और अपना सिर पकड़ते हुए बोलीं, कुछ नहीं, बस सिर दर्द हो रहा था तो बाम ढूंढ रही थी, लगा लेती तो थोड़ा चैन मिल जाता। अरे, मुझे आवाज़ लगा देती आप, आइए मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। सोते वक्त बाम भी लगा लीजिएगा, सितारा ने ड्रेसिंग से तेल की शीशी उठाते हुए कहा। दाई माँ मुस्कुराई और उसके पास कुर्सी पर बैठ गए। सितारा अपने हाथों पर तेल लगाती उससे पहले ही उसके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ, टेरिस पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ मेरी शाइनिंग स्टार। उस मैसेज को देखकर सितारा की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने अपने फ़ोन को साइड किया और दाई माँ के सिर पर मालिश करने लगी। कुछ अच्छे काम किए होंगे हमने पिछले जन्म में, इसलिए तुम इस जन्म में मुझे मेरी बेटी बनकर मिली। दाई माँ ने उसके हाथों को अपने सिर के ऊपर से पकड़कर ही कहा। सच में सितारा के हाथों से मालिश करवाने के बाद उन्हें अपने सिर दर्द में बहुत आराम मिला था। उनकी बात सुनकर सितारा मुस्कुराई और अपने हाथों को छुड़वाकर फिर से उनकी मालिश करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज दोबारा फ्लैश हुआ। उस मैसेज को देखकर सितारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।